नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। अभी हमने आंकड़े का खेल कुछ दिन पहले चालू किया था कि रिसर्च में कैसे स्टैटिस्टिक्स आंकड़े का खेल से हमको कुछ पेश किया जाता है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है, डेटा बेस रखता है, स्टैटिस्टिक्स बेस रखता है लगता है। पर जब हम उसको बारीकी से देखेंगे तो हम देखेंगे कि कई चीज हम छोड़ दिया जाता है, जिसको हमने विलफुल इग्नोरेंस जो किताब एक है, कि जानबूझ के जो चीज हमको फिट नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, और जो हम मेजर कर सकते हैं उसको हम मेजर करके एक पेश करते हैं। और तो ये खेल खाली रिसर्च से चालू होके इसके ऊपर काफी इमारतें बन जाती है। इसके ऊपर कॉलेजेस के रैंकिंग हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हो जाते हैं, नेशनल लिस्ट निकलता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, उसके बाद इंटरनेशनल लिस्ट निकलता है। आप देखते होंगे जैसे ही अभी एडमिशन सीजन चल रहा है, अभी इंडिया टुडे अलग अलग जगह कॉलेजेस के रैंकिंग्स आते हैं, नेशनल रैंकिंग आते हैं, ऑफिशियल रैंकिंग्स आते हैं, यूजीसी वगैरह, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फिर एक्रेडिटेशन बॉडीज होते हैं, नैक वगैरह, वो कुछ स्कोर देते हैं। नैक के भी ग्रेडिंग्स आते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन। तो वो कुछ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक वर्ड आ गया, मीटर, मैट्रिक्स, माने हम हर चीज का नाप तोल कर सकते हैं। इसका मतलब है हम एकेडमिक्स का भी नाप तोल कर सकते हैं। और एक आंकड़ा दे दिया जाता है, एक मैट्रिक दे दिया जाता है, कंपोजिट पूरा स्टैटिस्टिक्स लगाया जाता है, फिर उसको फिर उस हिसाब से यूनिवर्सिटी का रैंकिंग कर देते हैं। और इससे काफी लोग ये हो जाते हैं कि भाई ये देखो कितना अच्छा है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे खेला है, गेमिंग द मैट्रिक्स। ये स्टार्ट होता है इंडिविजुअल रिसर्चर से, इंडिविजुअल एकेडमिक, इंडिविजुअल जो फैकल्टी है, आजकल जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि किसी प्रकार से वो अपना रिसर्च करें, क्योंकि उनके फायदे के लिए नहीं बताते हैं। वो एक रैट रेस पहले इंडिविजुअल का होता था, एक एक हम फैकल्टी है, हम भाग रहे हैं दूसरे के आगे निकल जाए, वो तो बहुत कम हो गया अभी वो, मतलब बहुत उसका अभी पूरा का पूरा कॉलेज, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन रैट रेस में आ गया है। एक आदमी का ये तो बहुत अभी मामूली हो गया है, हर कोई भागता है। और बेशक भागे, और यूनिवर्सिटीज में भी रैट रेस हो गया है, क्योंकि उस हिसाब से फिर उस यूनिवर्सिटी में लोग एडमिशन लेंगे, पेरेंट्स स्टूडेंट्स लेंगे कि भाई, और आजकल वेब में देखेंगे कि यार इसका रैंकिंग इतना है, तो फिर उस हिसाब से उसका फीस भी बढ़ा सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं हर चीज का इसका मतलब एक होता है, रैंकिंग का देर इज। तो ये अगर ठीक है, अगर ये खेला है, रैट रेस है, ओलंपिक्स है, तो उसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंट है, वो दिख रहा है, जो फील्ड में दौड़ रहा है वो दिख रहा है कि कौन फर्स्ट आ रहा, कौन सेकंड आ रहा, उसमें आप पर ये जो खेला है, ये पर्दे के पीछे वाले खेले हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये हम मैट्रिक्स है, हम इसको कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये वो मेजर कर रहा है जो मेजर, क्या रिसर्च ठीक से मेजर हो रहा है हमारा। तो इसके लिए कुछ कई चीजें को दुष्प्रयोग किया है। दुष् जिसके लिए कोई चीज बनाया था उसी को दुष्प्रयोग करके जो चीज, जैसे अभी हमने देखा कि आरटीपीसीआर जो है अभी घूम फिर के हम आरटीपीसीआर में आ जाते हैं, उसको दुष्प्रयोग किया है। वो एक रिसर्च के लिए बनाया था आरटीपीसीआर। उसका जो, जिसने उसका आविष्कार किया था उसने खुद कहा था कि ये जो आरटीपीसीआर है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, इसको बीमारी इंडिविजुअल में पकड़ने के लिए नहीं है, ये रिसर्च पर्पस के लिए है। पर आपने देखा अभी आरटीपीसीआर से पूरा दुनिया बंद कर दिया, आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर। ऐसे ही एकेडमिक्स में कुछ ऐसे मैट्रिक्स बनाए थे जो कि इंडिविजुअल रिसर्चर के लिए नहीं था, वो एक जर्नल के लिए मैट्रिक्स बनाए थे कि अगर लाइब्रेरी में जर्नल कोई मंगाते हैं तो वो जर्नल को
रेटिंग करने के लिए एक इम्पैक्ट फैक्टर बनाए थे यूजीन गारफील्ड ने 1950-60 में। उन्होंने एक इम्पैक्ट फैक्टर बनाया था कि कोई जर्नल में कोई चीज छपता है, उसको दूसरे लोग कितने बार उसको रेफरेंस देते हैं कि हमने रिसर्च किया, हमने एक पेपर छापा, एक जर्नल में छापा, और एक जर्नल में 25-30 पेपर छपे हैं। उस जर्नल में पिछले 3 साल में बाकी उस जर्नल से कितने लोग पेपर पढ़ के अपने रिसर्च में, अपने पेपर में उसको मेंशन किया है। तो उससे क्या है कि एक जर्नल के मेजर बनाया था, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, उसका यही है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। तो वो गारफील्ड ने बनाया था कि ये खाली जर्नल को लाइब्रेरियन के लिए बनाया था कि ये लाइब्रेरियन लोग जब ऑर्डर करते हैं कि ये जर्नल लोग ज्यादा पढ़ते हैं, उसका एक उससे पता चलता है। उन्होंने ये भी बताया था कि इसको इंडिविजुअल रिसर्चर या इंडिविजुअल फैकल्टी या इंडिविजुअल टीचर को ये मेजर नहीं करना उसको, पर आजकल कई सालों से आपका प्रेशर रहता है, हर फैकल्टी प्रेशर रहता है कि जो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है उसी जर्नल में आपको अपना पेपर छापना है, और अपना पेपर छापने से उस जर्नल में वो आपको बहुत ज्यादा कैरियर एडवांसमेंट मिलेगा। और एक जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेज है, उसके जितने ज़्यादा पब्लिकेशन हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में होंगे, उस कॉलेज का रैंकिंग बढ़ जाएगा, उसका एक्रीडिटेशन बढ़ जाएगा, उसका मैट्रिक्स बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये बिल्कुल आरटीपीसीआर जैसे मिसयूज किया। आरटीपीसीआर रिसर्च के लिए बोला था, और जो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर जो जिसका जो आविष्कार किया था जिन्होंने, यूजीन गारफील्ड ने, वो उन्होंने बोला था कि इंडिविजुअल में नहीं लागू होगा, जैसे आरटीपीसीआर इंडिविजुअल मरीज में लागू नहीं होगा। पर बेधड़क आजकल तो हर चीज में कर दिया, हर कोने में आरटीपीसीआर होता है, नुक्कड़ में आरटीपीसीआर होता है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव भर में जाए, एक बिजनेस मॉडल बन गया, लैब बन गए। ऐसे अभी जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर एक ये बन गया जो कि इंडिविजुअल रिसर्चर को जज कर रहा है। और यूजिन गारफील्ड ने जब देखा कि इसको मिसयूज हो रहा है, उन्होंने इसको खेद प्रकट किया कि हमने, अगर हमको मालूम होता कि ये मिसयूज होगा तो हम इसको कभी नहीं इन्वेंट करते। अभी तो ऐसा हो गया है कि हमने एक पेपर लिखा, हमने उसको बहुत अच्छा पेपर लिखा और हमने एक ऑर्डिनरी जर्नल में पब्लिश किया कि हमने उसको, जिस जर्नल का ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, मान लो नया जर्नल है या इतना नहीं है, तो उसको हमने पब्लिश किया, बहुत अच्छा पेपर होगा, उससे शायद बहुत इम्पोर्ट कोई पढ़ेगा नहीं, हमको उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा। हालांकि वो पेपर बहुत अच्छा है और हो सकता कई लोग पढ़ भी रहे हैं। पर हमने एक और पेपर छापा जो कि जैसे तैसे करके हमने छापा, और बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में हमने, लैंडसेट में। वो हो सकता है वो पेपर को कोई ना पढ़े, फिर भी हमारा ये पहले ही हमारा रैंकिंग, हमारा कैरियर का ये बन जाएगा, प्लस पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारे कैरियर में, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग। मतलब आपका करेंसी बन गया ये आपका बैंक का करेंसी बन गया कि वो पैसा अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में, वो करेंसी फैल नहीं रहा है, पर आपका एक एक करेंसी बन गया। ठीक है, करेंसी तक तो ठीक है। मान लो अभी जब करेंसी यही बन गया, आपका पेपर बन गया, जैसे नोट करेंसी बन गया, पेपर करेंसी बन गया, आप अभी पेपर्स लिख रहे हैं, वो आप अभी इतना रैट रेस हो गया कि उसका कोई मीनिंग नहीं भी हो, आपका हाई इम्पैक्ट में जैसे तैसे डालना है। इसमें क्या हो गया, कई क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस चालू हो गए, लोग इसमें बेईमानी करने लगे, लोग इसमें ऐसे ऐसे हरकत करने लगे, और जो लोग नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका मैट्रिक्स नहीं बनता है। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। इसके ऊपर पूरा एक किताब है हमारे पास, और बहुत सारे उसमें चैप्टर्स है अलग अलग तरीके से। तो मैं आज उसकी बात करूंगा, और उसका नाम ही दिया है, देखिए ये किताब का नाम ही है, गेमिंग द मैट्रिक्स, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट बेईमानी एंड मैनिपुलेशन इन एकेडमिक रिसर्च। आज के तारीख का एकेडमिक, ये खाली हमारे देश में नहीं हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। अभी आप ये, और ये खेल जो है, ये जो खेला है, ये कितना जनहित के लिए
कितना नुकसान कर सकता है, ये आज के तारीख में आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम इनको पवित्र समझते थे, जो एकेडमीज हैं, जो यूनिवर्सिटी है, वो विद्वान लोग हैं। पर वहाँ पे जो अनहेल्दी कंपटीशन चालू हो गया रैंकिंग के लिए, इसके लिए, और प्रेशर रहता है, हर फैकल्टी के ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको रिसर्च करना ही है। हर किसी को रिसर्च करने का ही नहीं रहता है, और आपको बहुत जल्दी पब्लिश करना है। असली रिसर्च होता है, बहुत साल लग जाते हैं, 10 साल 20 साल, तब जाके लाइफ टाइम वर्क होता है, तब जाके। अभी क्या है, आपको एक साल में 2 पब्लिकेशन कैसे निकालेगा, जो संभव नहीं है। उसको प्रेशर है, और वो फिर कैसे रिसर्च करेगा, उसको ऊपर से प्रेशर आएगा, तो वो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है वो कैसे भी उसको जबरदस्ती उनके ऊपर रिसर्च करेगा। तो एथिक्स में क्या है, रिसर्च एथिक्स में हमको ऑटोनॉमी होना चाहिए। अपने मर्जी से हम, जो पार्टिसिपेंट है, अपने मर्जी से वो आ रहा है, रिसर्च में पार्ट ले रहा है। अब आप देखेंगे जो रिसर्चर है, मेन इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्च कर रहा है, वही, उसी के पास ऑटोनॉमी नहीं है। वो अपने मर्जी से रिसर्च नहीं कर रहा, वो मजबूरी से रिसर्च कर रहा है। जब उसके सिर के ऊपर मजबूरी है, तो वो दूसरे को क्या है, उसको नीचे प्रेशर करेगा। आपके बॉस को ऊपर से डंडा पड़ता है, आपका बॉस आपको डंडा मारता है। तो आप देख रहे हैं इसका क्या असर हो रहा है, ये अनहेल्दी प्रेशर का कितना असर हो रहा है। और इसके ऊपर कई तरीके हैं जो कि इसमें दिए हैं। गेमिंग द मैट्रिक्स में हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करने के लिए बहुत शॉर्टकट्स मारते हैं लोग। एक एक ये दिए हैं, तरीके दिए हैं अभी के। इसीलिए जैसे मैंने तो कहा था पिछले बार की, जॉन यूनिट्स 20 साल पहले बोला था, 50% रिसर्च जो पब्लिश होते हैं आप भरोसा नहीं कर सकते। वो 20 साल पहले बोला था, पर अभी जितना ये रैंकिंग का खेल चल रहा है, इसमें तो शायद 80% रिसर्च, आप पता नहीं कौन सा असली है कौन सा नकली है भाई। अब इसमें कितना है, अभी देखिए नेट से हम सर्च करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसमें आपका जो डॉक्टर है वो, बेशक वो रिसर्च में नहीं हो, पर वो डॉक्टर आपका प्रैक्टिस कर रहा है, वो आपको दवाई देगा या कोई प्रोसीजर करेगा, वो नेट में सर्च करेगा, एआई में सर्च करेगा। एआई इसी को सर्च करेगा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और उसमें अगर रिसर्च में खोट है, वो नकली करेंसी है, उससे वो आपका ट्रीटमेंट में मिसगाइड हो जाएगा, नुकसान होगा उसको। ये ऐसा कोई खेल, ऐसा खेला साधारण खेला नहीं है। इससे मतलब हमारा हेल्थ, हमारा लाइफ इसमें स्टेक में है। और ये कैसे है, कई, इसका बहुत लंबा ये, कई खिलाड़ी आ गए इसमें, जर्नल्स निकल गए जो कि ओपन एक्सेस पब्लिकेशन हो रहे हैं, आप पैसा दो छापो। मैं बताता हूँ अभी इसका पूरा, मैंने एक लेख लिखा था पिछले साल, और इसमें ऐसे ऐसे रैंकिंग आ जाते हैं, आप देखना। पिछले साल का रैंकिंग है 2024 का, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज रैंक हो गए जो कि ऐसे जो एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज है, आईआईटीज है, आईसर है, वो पीछे रह गए। एएफएमसी है, उसके आगे कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि, वो बुरे नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, पर वो नए नए आए हैं। अब इतने जल्दी अगर रेस में आए हैं, अगर 5-10 साल का बच्चा अगर 20 साल को हरा देता है, तो मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है। और उनमें कई ऐसे निकलते हैं, रिट्रैक्शन वॉच एक है, न्यूज़लेटर निकलता है रिट्रैक्शन वॉच। उसमें ऐसे फर्जी पेपर पकड़े जाते हैं, उसके बारे में पूरा टिप्पणी करते हैं। आइवैन ओरेंज की जो उसके ये है एडिटर, मैं उनके साथ संपर्क में रहता हूँ। मेरे कई उन्होंने एडिटोरियल अपने रिट्रैक्शन वॉच में छापे हैं जो कि पब्लिकेशन एथिक्स के ऊपर है। फिर एक नकली जर्नल्स निकले थे कई, अभी भी चलते हैं, जिसको कहते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स, जो कि ऑथर को पैसा दे के कुछ भी छाप देते हैं। आप देखिए कोई चीज़ साइंस में सबमिट करो, उसको दो कई महीने लग जाते हैं, 3-6 महीने लग जाते हैं उसको रिव्यू कराने के लिए पीयर रिव्यूअर से, फिर जाके अच्छा रिसर्च होता है। आजकल ऐसे जर्नल्स निकले हैं जो कि आपसे पैसा लेके कुछ भी छाप देते हैं, और 1 हफ्ते 10 दिन में छप जाता है। तो वो रिसर्च में कई लोग उससे ये हो जाते हैं, मिस इन्फॉर्म हो जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। और इसका लिस्ट निकाला था जेफरी बील, एक लाइब्रेरियन था अमेरिका में, उसने बील्स लिस्ट निकाले थे कि ये नकली जर्नल्स चल रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। उनसे भी मेरा संपर्क रहा, उनसे भी मैं अपने लेख कई बार रिव्यू कराता था। और उनके ऊपर इतना प्रेशर आया क्योंकि ये जो नकली जर्नल्स में कोई बड़े बड़े पब्लिशर के भी नाम थे, उनके अगेंस्ट $1 मिलियन $1 बिलियन का केस कर दिया, और फिर वो नौकरी छोड़ के अभी रिटायर हो गए। इतना प्रेशर आया।
तो इसमें करीब बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज होते हैं, क्योंकि वो ऐसे जर्नल मैट्रिक्स के पीछे बहुत बड़ा एक ब्लैक मार्केट ही कह लीजिए या काला धंधा ही है। आपके पेपर पब्लिश होते हैं हाई इम्पैक्ट फैक्टर, और ऐसे ऐसे किस्से आते हैं कि आपको पेपर कोई लिख के दे देता है, जिसको गोस्ट ऑथरशिप कहते हैं। फिर आपका ऑथरशिप बिकता है, फर्स्ट ऑथर का इतना लेख, सेकंड ऑथर का, ये सब आए हैं बीच बीच में रिपोर्ट। नकली साइट्स आ जाते हैं जर्नल्स के। तो जो रिसर्चर है उनको मालूम होना चाहिए, जो ये है, कि ऐसे इससे बच के रहिएगा। और जो लिटरेचर देखते हैं आजकल, कोई नेट सर्च करते हैं, तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि जर्नल का देखें। और इसमें और ये है, इवन जो एस्टेब्लिश्ड पब्लिशर है उनमें भी कई है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये कॉलेज रैंकिंग कैसे स्टार्ट हुआ, और इससे क्या हो रहा है कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंटरनेशनल, नेशनल यूनिवर्सिटी। तो वो हमारा जो काम कर रहा है, जो टीचर्स काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को भी पब्लिकेशन कंपलसरी हो गया है। जो कि मरीज देखता था, जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, अभी वो 24 घंटे लगा रहता है कैसे पेपर पब्लिश करे। अभी वो पढ़ा रहता है कि स्टूडेंट से काम करा के कैसे अपना नाम डाल दे। ये सब चल रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम कहाँ है। स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है। स्टूडेंट को क्या एजुकेशन मिल रहा है कि देखिए, हम, हमारे जो सीनियर है हमारे काम कम कर रहे हैं, नाम हमारा, उनको भी एक गलत दिशा मिल रहा है। तो ये गेमिंग द मैट्रिक्स का जो है, ये बहुत बड़ा रैकेट, एकेडमिक रैकेट चल रहा है। और जितने एक्रेडिटेशन बॉडीज है, हमको लगता है इनको भी थोड़ा कुछ, क्योंकि ये इंसिस्ट करते हैं कि यही ऐसे ही जर्नल्स में छपने चाहिए जो इंडेक्स्ड विथ से स्कोपस। एक डेटाबेसेस होते हैं जिसको इंडेक्सिंग बॉडीज आ गए, बहुत सारे इंडेक्सिंग बॉडीज आ गए कि हमारे इस इंडेक्सिंग बॉडीज में ही रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, देखिएगा। और जितने इंडेक्सिंग बॉडीज है ये सब प्राइवेट है। स्कोपस है, एल्सीवर का है। एल्सीवर प्राइवेट बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, एम्स्टर्डम में उसका ऑफिस है, ग्लोबल वो ये करता है, और पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत वो, उसका ये इन्फ्लुएंस है। तो उसका एक इंडेक्सिंग डेटाबेस है स्कोपस, जितने कि जो जर्नल्स है उसमें जो लिस्टेड है उसी जर्नल का ज़्यादा वैल्यू रिकॉग्नाइज होगा पब्लिकेशन। दूसरा एक है वेब ऑफ साइंस, वो भी प्राइवेट है। ये दो है। तीसरा है पबमेड। पबमेड है अमेरिकन इंडेक्सिंग बॉडीज है, अमेरिकन गवर्नमेंट का है। ये तीन चीज के आगे आप कहीं भी पब्लिश करो, चाहे कितना भी अच्छा पेपर हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। थोड़ा अभी दिया है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एसेस जर्नल किया है, डीओएजे में कुछ कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपके इसके लिए। पर रैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा नंबर दिया जाता है स्कोपस को, ग्लोबल रैंकिंग्स में। अब स्कोपस क्या है, प्राइवेट ही है, इंडेक्सिंग बॉडीज है। तो क्यों आप प्राइवेट, आप इसी इंडेक्स, और इसके अलावा बहुत सारे इंडेक्सिंग बॉडीज है हमारे। इंडिया में भी इंडमेट चालू हुआ था, हमारा खुद का, हम कहते हैं डिजिटल कैपिटल है। उसको क्यों नहीं हमने बढ़ावा दिया? इंडमेट को नहीं देके हम पबमेट को दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमको कोई ये नहीं, तो आप, फिर बीच में यूजीसी ने चालू किया था 3-4 साल पहले, यूजीसी लिस्ट बनाया था। कमिटीज बैठी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स जैसे इंडेक्सिंग किए थे, ये जर्नल हम ले रहे हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड का है। तो उसको रिकॉग्नाइज किया था कि भाई स्कोपस में करो या यूजीसी में करो। आजकल नहीं कर दिया, उसका अभी नाम ही नहीं लिया जाता है। प्राइवेट इंडेक्सिंग बॉडीज में आप इधर बात करते हो, जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो आप कहते हैं ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करो, जेनरिक नेम, ब्रांड ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब नहीं करोगे। जेनरिक मेडिसिन आप प्रमोट करो, जेनरिक करो। पर जब आप एकेडमिक पब्लिकेशन करते हैं उसमें तो आप ब्रांड बना दिया, स्कोपस का ब्रांड बना दिया, वेब ऑफ साइंस का ब्रांड, सब फॉरेन ब्रांड्स हैं एंड सब प्राइवेट ओनर्स हैं। हमारा गवर्नमेंट का यूजीसी को क्यों आपने सबोटाज कर दिया? यूजीसी लिस्ट है अभी भी शायद कि नहीं है, पता नहीं, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है आजकल। आपको करना है तो हाई एंड जर्नल में करो। और जो आप रेट सुन के चौंक जाएंगे आप, जो हमारे जो पीरियडिक जर्नल निकले थे छोटे मोटे, फ्लाई बाय नाइट का ही ऐसे जर्नल्स निकल गए थे, अपना वेबसाइट बनाया, पैसे लेके कुछ भी छाप देते थे, आपको पब्लिकेशन हो जाता था। और कुछ ऐसे इंडेक्सिंग भी बॉडीज थे जो कि पैसा लेके कुछ भी करते, इंडेक्स को ऊपर नहीं करता, सब चीज़ को इंडेक्स कर देता था। तो ठीक है, वो भी उतना लो क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। अब वो 10,000 20,000 लेते थे,
तो उसको प्रीडेटरी बना दिया। पर आप देखिएगा, जब देखें कि, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहले के जो कन्वेंशनल मॉडल होते थे कि आप पब्लिकेशन के लिए पेपर सबमिट करो अपना रिसर्च, आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता था, जर्नल में छपता था, जर्नल जो खरीदता था, जो पढ़ता था, लाइब्रेरी मंगाते, वो पे करते थे, तो उससे जर्नल का खर्चा निकल जाता था। अभी क्या कर दिया है, अभी ओपन एक्सेस में जो ऑथर है वो पे करता है, आप समझ रहे हैं? तो ऑथर पे करता है, पढ़ने वाले को फिर वो फ्रीली अवेलेबल रहता है। जो पहले वाले में आपको खरीदना पड़ता था जर्नल, अभी ये आप देखेंगे कई चीज जो पेड जर्नल जो कि ओपन एक्सेस नहीं होते हैं, उसका आर्टिकल पढ़ने के लिए ऑनलाइन भी आपको कुछ पे करना पड़ता है। तो फिर देखा कि ये ओपन एक्सेस ज्यादा हो गया, तो कई जो कन्वेंशनल जैसे लैंडसेट थे, बीएमजे थे, और इस टाइप के जर्नल्स थे, उन्होंने कुछ अपना एक ओपन एसेस भी एक ये बना लिया, एक लैंडसेट ओपन बना लिया, लैंडसेट इन्फेक्शियस डिजीज बना लिया, देख रहे थे कि इनकम इससे भी होना है पैसे। फिर प्लॉस मेडिसिन आ गया, प्लॉस। अब ये प्लॉस मेडिसिन है, प्लॉस है, जो भी प्लॉस साइंस है, इसका एक पेपर का 3 लाख रुपए लेते हैं वो, ओपन एसेस में ऑथर से 3 लाख रुपए लेते हैं। अब कहाँ से लाएगा ऑथर, गरीब ऑथर ये करेगा? ये फिर ग्रांट लेना पड़ता है आपको, ग्रांट अगर नहीं है, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, ओपन एसेस में 3 लाख लेते हैं, और ऐसे में आप दोगे तो बहुत उसमें ये है, डिस्क्रिमिनेशन है। अभी भी अगर आप लैंडसेट में, न्यू इंग्लैंड जर्नल में, बीएमजे में अच्छा पेपर बनो, तो उनको एक बायस है कि ये अफ्रीका से, एशिया से है, चांसेस बहुत कम रहते हैं। उनका एक खुद का एक सर्किट बना हुआ है, वो खुद ही उनके ही छपते हैं, उन्हीं का वो रेफरेंस देते हैं, उनका फिर इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता रहता है, वो उन्हीं के कोट करते हैं। इंडिया में जबकि बीमारियां सबसे ज़्यादा है, और इंडिया में इतने अच्छे अच्छे रिसर्चेज है, देखा जाए तो इंडिया में बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है, पर वो होता भी है, पर वो वैसे जर्नल में जगह नहीं मिलता है। और जगह कब मिलता है, कोई आप फॉरेनर को इन्वॉल्व करो, वो आपका डेटा लेगा, आपको को वर्कर बना देगा, और वो अपना छपवा देगा। तो ऐसे करके ये डायनामिक्स चल रहे हैं, मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप कोशिश करो तो आपको बहुत मुश्किल है, या तो फिर कोई फंडेड रिसर्च हो, उनके फंडेड है, गेट्स फाउंडेशन का फंडेड रिसर्च है, तो कुछ भी छप जाएगा आपका। क्योंकि मैं पहले भी बचा चुका बता चुका हूँ कि ये जो फार्मा कंपनीज है, ये बड़े बड़े एडिटर्स ने लेख लिखा है कि ये जर्नल्स को कब्जा कर लिया है, इनके फंडेड रिसर्च छप जाते हैं। आप इंडिपेंडेंट करोगे तो आपको ट्रेन पकड़ना मुश्किल है, और आपको वो ट्रेन अगर बड़े प्लेटफॉर्म से पकड़ोगे, जो इंडेक्स जर्नल है, तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। छोटा कोई स्टेशन से पकड़ोगे जो जर्नल रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आपको वो गांधी जी जैसे बाहर फेंक देंगे, साउथ अफ्रीका में जैसे फेंक दिया था, कि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो रिसर्च को कोई पढ़ता नहीं है, रिसर्च को देखते हैं कि कहाँ छपा हुआ है, यहाँ छपा है तो बस वो उसका इम्पैक्ट फैक्टर है। उससे वैल्यूएशन भी यूनिवर्सिटीज के ऐसे हो रहे हैं, मैट्रिक्स भी ऐसे बन रहे हैं, कैरियर भी ऐसे लोगों के ऊपर जा रहे हैं। या तो जो फॉरेन फंडिंग लेके उनके पेपर्स छपेंगे, बड़े बड़े जर्नल्स में छपेंगे, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का बैकअप है। अब आम आदमी 3 लाख कहाँ देगा, आम यूनिवर्सिटी भी 3 लाख आपको नहीं दे सकता, पर अगर कोई फार्मा फंडेड है वो 3 लाख दे देगा आपको पब्लिकेशन चार्जेस, और एक दो फिरंगी को डाल दो ऑथर्स में, वो हो जाएगा काम आपका। ये ऐसा ये मैंने बताया। उसके अलावा मैं ये बताता हूँ कि दूसरे जो मैट्रिक्स है, जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स कैसे होते हैं, ये भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है एक प्रकार से। तो ये मैं कुछ एक लेख लेख लिखा था, उससे मैं बता रहा हूँ डबल हेलिकल में। मैं जब पिछले साल मैंने बताया ना, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पीछे रह गए, आईआईटी, आईसर और कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में ऊपर चले गए। तो उसके ऊपर आए थे कि ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग चालू कैसे हुआ, इसकी कहानी हमने ट्रेस किया था। एक किताब है, वेपन्स ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन, हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, ये है वेपन ऑफ मैथ, मैथ डिस्ट्रक्शन। मैथ मीन्स मैथमेटिक्स, आंकड़े, आंकड़े से कैसे हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब मैं कहा था ना, स्टैटिस्टिक्स आजकल आंकड़े मिसयूज ज्यादा होते हैं, यूज कम होते हैं। तो इन्होंने एक किताब लिखा है, वेपन ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग चालू हुआ था 1983 में, 40 साल पहले तकरीबन। 40 साल पहले क्या हुआ था, एक अमेरिकन एक
मैगजीन था जिसके कि सेल्स बहुत नीचे चल रहे थे, मतलब वो बिक नहीं रहा था। वो अमेरिकन मैगजीन का नाम था यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। तो वो कोशिश कर रहे थे कैसे वो अपने जर्नल का सर्कुलेशन बढ़ाए, अपने मैगजीन का। मैगजीन जैसे इंडिया टुडे है ऐसी टाइप का मैगजीन, कोई साइंटिफिक जर्नल भी नहीं था। इट हिट ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ इवेल्युएटिंग। उन्होंने सोचा कि चलो हम 1800 कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रैंकिंग करते हैं और उसको पब्लिश करेंगे। लोगों को रहता है भाई अच्छा कॉलेज क्या है। और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स रैंकिंग चालू किया एक्सेलेंस के लिए। न्यूज़ मैगजीन ने क्या किया, दिस वुड बी अ यूजफुल टूल फॉर कॉलेज एस्पिरेंट्स, जो कॉलेज में एडमिशन लेना उनके लिए काम आएगा ये। जैसे आजकल इंडिया टुडे निकालता है, कई ऐसे निकालते रहते पेरेंट्स वगैरह। तो आफ्टर रैंकिंग यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट वुड गेट, वो सोचा कि अगर हम ये पब्लिश करेंगे तो हमारा सेल्स बढ़ जाएगा और जो टाइम और न्यूज़वीक से आगे निकल जाएंगे हम। तो उन्होंने, ये अच्छा था उनके लिए। मार्केटिंग, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी से स्टार्ट हुआ। उन्होंने मार्केटिंग के लिए उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इनपुट्स कैसे लिया उन्होंने रैंकिंग के लिए। अभी कैसे आंकड़े चाहिए, कैसे रैंक करोगे। तो उन्होंने शुरू में रैंकिंग को क्या किया, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन सर्वेस, लोगों का ओपिनियन सर्वे लिया, सेंड टू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स। तो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप आ गया पहला लिस्ट में, एंड एमहर्स्ट आ गया, आर्ट्स कॉलेज में एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी आ गया। वाइल रीडर्स लैप्ड इट अप, तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया। लोग देख रहे हैं ना आंकड़े, कोई ये रैंकिंग है, तो वो पॉपुलर हो गया। तो वो पॉपुलर हो गया। और एक मिनट में थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे अपना, एक मिनट। तो वो पॉपुलर हो गया। तो ऐसे ही ओपिनियन सर्वे, एक प्रकार से स्टॉक मार्केट सर्वे करते हैं, ऐसे ओपिनियन सर्वे किया उन्होंने। और ये मोर देन कंसर्न फॉर द बेस्ट लिबरल आर्ट्स कॉलेज, और कॉलेज एंड वो कॉल्ड आउट द रैंकिंग एज अनफेयर। तो बाकी कॉलेज ने भी हल्ला किया कि ये तो अनफेयर रैंकिंग है। इन डिफेंस द मैगजीन हेल्ड अप द डेटा। जब दूसरे लोगों ने बोला कि यार ये तो ठीक से रैंकिंग नहीं किया, तो वो मैगजीन ने क्या किया, यूएस वर्ल्ड न्यूज़ ने, देखो देखो ये तो डेटा है, आंकड़ा है। तो हालांकि आंकड़ा ओपिनियन से लिया, पर वो जब नंबर में कन्वर्ट कर देते हो ना कोई एक आरबी, तो वो दिखाने के लिए देखो यार ये तो डेटा है, तो वो भी अगला भी चुप हो गया, यार ये तो शायद बहुत बड़ा कुछ किया होगा इन्होंने, मैजिक काला। तो सब्सिक्वेंटली द मैथ मर्डर गेन्ड मोमेंटम, इसके आगे ये बढ़ता गया ये। The editors of the magazine tried to figure out what could be measured. The phenomena set the stage for many model, फिर मॉडल्स बनने लगे इसके ऊपर। आंकड़े कैसे कलेक्ट किया, ऐसे ओपिनियन से फिर मॉडल्स बनने लगे। While the output may look ऑब्जेक्टिव, व्हाट गोज इनटू दिस मॉडल्स आर, आउटपुट बहुत अच्छा लगेगा, पर ये ऑथर कह रही है कि इसमें जो जा रहा है अंदर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी ये कई ऐसे थे, कई सर्वे स्टूडेंट से इंटरेक्ट, फिर नैक भी हमारे यहाँ आते हैं, बातचीत करते हैं, वो अपना कुछ उसमें नंबर देते हैं। फिर वो उसके बाद क्या हुआ कि अभी आज के तारीख में सबसे ज़्यादा इसमें नंबर मिलते हैं आपके पब्लिकेशंस के ऊपर। तो बात उसी में, और भी कई फैक्टर्स है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो बहुत इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि क्या क्या जा रहा है वो ब्लैक बॉक्स बन जाता है। आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा क्या मैथ्स जा रहा है, और अंदर कितने फिर मॉडल्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। मैं तो रहा हूँ 20 साल से, मैं एकेडमिक्स में हूँ, मैं देखता रहता हूँ क्या क्या हो रहा है। बोलता नहीं हूँ कुछ, पर मैं देख रहा हूँ बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। अभी नैक के ऊपर भी करप्शन चार्जेस आ गया, ये सब पता नहीं क्या है इनका नेक्सस। एनएमसी के ऊपर भी आ गया। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब किस पे भरोसा करो आप, जब माझी नाव डूबे तो कौन बचाए। तो ये मैसेज ये है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी जो इसके जो ये मैट्रिक्स के बारे में जो लोग को ये है, जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप इसमें क्या हो रहे हैं। अभी अभी जैसे मैंने कहा, अभी पब्लिकेशन के ऊपर बहुत प्रेशर है, गेमिंग द मैट्रिक्स। तो ये पब्लिकेशन में अभी क्या करते हैं, नंबर बनाने के लिए वो एक ही रिसर्च को काट काट के थोड़ा थोड़ा करके पेश करते हैं, या करें नंबर बनाना। क्वालिटी क्वांटिटी बहुत बढ़ रहा है,
क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वालिटी क्वेश्चनेबल है। एक तो जल्दी जल्दी करते हैं, खुद अंडर प्रेशर है, तो वो रिसर्च एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। खुद अंडर प्रेशर है, और वो जो पार्टिसिपेंट्स को भी अंडर प्रेशर डाल देंगे। तो इन्फॉर्म कंसेंट, जो इन्वेस्टिगेटर है वो ही नहीं चाहता रिसर्च करना। इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है, वो पेशेंट देखेगा, वो टीचिंग करेगा। अभी क्या हो रहा है, टीचिंग वगैरह सब सफर हो रहा है, उसका कोई मैट्रिक्स नहीं है। अभी ह्यूमन रिलेशंस को आप मेजर नहीं कर सकते। देखिए, जो कॉलेज में जाते हैं बच्चे, वो पढ़ाई तो एक चीज है, इसके अलावा उसका पर्सनल अपने साथियों के साथ कैसे रिलेशंस है, एक एक माहौल कैसा है, उसका रिक्रिएशन है, उसका टीचर्स के साथ कैसे बॉन्डिंग है, टीचर कितना इंटरेस्ट लेता है, एक प्रकार से मेंटर कैसा है। तो ये सबको मैट्रिक्स में ला सकते क्या? वही हम कह रहे हैं ना, मिस मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी आज हर चीज में आ रहा है। आजकल ये मैट्रिक्स में इतना ज्यादा ये दिया जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जब हम उसका आउटपुट निकालते हैं वो बिल्कुल नीट लगता है, एक नंबर आता है, उसके लोगों को सब नजरअंदाज हो जाता है कि इसके पीछे क्या है, कैसे मेजर किया, और कैसे मेजर किया वो इतने सारे डाल देते हैं वेरिएबल, जो वो मेजर कुछ भी पॉइंट्स लगा देते हैं और नंबर लगा देते हैं, क्वालिटी नहीं लगाते हैं। पब्लिकेशन अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है कि इतने, एक फैकल्टी ने इतना पब्लिश किया, एक फैकल्टी ने क्वालिटी नहीं देखते कि उसका पेपर कितने लोगों ने पढ़ा, नहीं देखते। फिर देखेंगे इम्पैक्ट फैक्टर बाय जर्नल किया, इम्पैक्ट फैक्टर का मैट्रिक जर्नल का है, उसका नहीं है। एक कचरा पेपर भी अगर होगा तो उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उस जर्नल में अगर छपा होगा इम्पैक्ट फैक्टर। और बहुत अच्छा पेपर भी होगा, वो अगर कोई ऑर्डिनरी जर्नल में छपा होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये बहुत मतलब एक ये क्या है, जैसे मैंने बताया कि कई जर्नल्स बिजनेस चालू कर दिए, पब्लिकेशन एकेडमिक्स, एकेडमिक पब्लिकेशन हैज बिकम मोर ऑफ अ बिजनेस मॉडल देन रिसर्च आउटपुट। क्योंकि एक एक पेपर का 3 लाख रुपए कमाता है वो, एक एक पेपर का 3 लाख रुपए कमाता है। मैं खुद तो 2-3 साल एक एडिटर था इंटरनेशनल जर्नल का, एकेडमिक एडिटर। एडिटर्स के भी अलग अलग होते हैं, हमको एकेडमिक एडिटर रखा था। वो अपना काम कराने के लिए एकेडमिक एडिटर रखते हैं, जो कि सब कुछ काम करे, उसको देखे पेपर को, उसको रिव्यू करे, फिर रिव्यूअर के पास भेजे। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर आया था स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और ऊपर बड़े एडिटर बैठे रहते जो कि काम नीचे वाले से कराते, हम नीचे वाले का एकेडमिक एडिटर थे हम। और हमको वो पेपर हमने भेजा, दो बड़े स्टैटिस्टिशियन के पास हमने भेजा वो पेपर को, हम उन्होंने दोनों ने रिजेक्ट कर दिया उस पेपर को, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनसे डिस्कस भी किया, उन्होंने बोला कि ये सब ऐसे ही मॉडल बनाया है, ठीक से नहीं बनाया है, इसके इनपुट जो भी थे काफी उसमें ये थे, मैं भी कन्विंस हो गया, तो मैंने वो पेपर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद मेरे को मैसेज आ गया, वहां से मेल आ गया, जो सीनियर एडिटर था, कि भाई ये पेपर हम फिर से रिव्यू कराना चाहते हैं, आपने बहुत जल्दी इसके ऊपर ये ले लिया निर्णय। मेरे को ठीक नहीं लगा, मैंने बोला मैं आपसे इस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहता। वो हमसे डिस्कस करना चाहते थे, हो सकता वहाँ बैठे थे जर्नल के हेडक्वार्टर में बैठे थे, तो हमसे सीनियर थे, पर हमसे एक्सपीरियंस में पक्का सीनियर नहीं होंगे। तो मैंने बोला मैं अपना बहुत सोच समझ के लिया है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, और मैं अभी ये रिजाइन करता हूँ एज एकेडमिक एडिटर, मेरे को अभी ये काम नहीं करना है। फिर बहुत मैंने, नहीं आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं, ये मैंने बोला नहीं, मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास बहुत काम है, और कोई यंग लोगों को लो। तो मेरे को मालूम है कि क्योंकि अगर वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है तो 3 लाख रुपए चले जाते हैं उनके, क्योंकि जो कि चार्जेस है, ओपन एक्सेस पेपर है। तो ये 3 लाख, ये सब फॉरेन बेस्ड जर्नल्स है, और इन लोग का बहुत फॉरेन बायस है, उन लोग कुछ भी करे उसको वो बेईमानी नहीं समझते। हमारे यहाँ कई ऐसे जर्नल्स निकले थे जो 5-10 हज़ार लेते थे, उनको इंडेक्सिंग में टाइम लगता, उनको उन्होंने घोषित कर दिया कि ये प्रियोरिटी जर्नल्स है, ये जर्नल्स नकली है। देखिए, असली नकली कुछ भी हो सकता है जर्नल, जो ऑथर का पेपर है उसको आपको पढ़ना चाहिए।
आप खुद ये लगाइए कि ये पेपर है कि नहीं। ये जर्नल इज जस्ट लाइक अ रेलवे प्लेटफॉर्म। मैं एक छोटे प्लेटफॉर्म से चलूंगा, मैं जहाँ पे 2 मिनट गाड़ी रुकती है, और मैं ट्रेन में चला जाऊंगा, तो ट्रेन देखो और मेरे को देखो, प्लेटफॉर्म को क्यों देख रहे हो? क्योंकि आजकल क्या है, आजकल नॉलेज इज अवेलेबल जहाँ भी छपता है। अगर ओपन एक्सेस की हम बात करें, आजकल कई क्लोज एक्सेस भी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि जो ओपन एक्सेस काफी नॉलेज शेयरिंग हो रहा है। तो आप पेपर को देखो ना। तो ये मैट्रिक्स का जो है, ये एक ब्लैक बॉक्स बन गया है, और ये पर्दे के पीछे काफी खेला होता है। पर ये देखिए, ये एक बिजनेस मॉडल है। ये ट्रू रिसर्च नहीं है। ट्रू रिसर्च में बहुत टाइम लगता है। अभी एक साल में 2 पेपर रिसर्च करने के लिए बोलते हैं पेपर। एक साल में कौन यार, एक रिसर्च में, अच्छा रिसर्च में 5-10 साल लग जाता है, धीरे धीरे धीरे। अभी जिसने बल्ब भी बनाया था ना, कौन, एडिसन ने, उसने 1000 गलतियां की थी, फिर एक जाके बल्ब जला था। तो अगर वो आजकल के जमाने में 1000 गलतियां करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो अभी नौकरी बचाने के लिए वो तो शॉर्टकट मारेगा। थोड़ा बहुत शॉर्टकट, थोड़ा बहुत ही है। तो आपका क्या है, इसमें ह्यूमैनिटी को नुकसान हो रहा है। रिसर्च बेशक कम आए, पर रिसर्च करेक्ट आए। अभी नंबर्स ज्यादा है, और उसमें क्या होता है, इसमें एक और नुकसान होता है कि जो इतना कचरा है ना एकेडमिक, इसमें इसमें कोई अच्छा सोना भी छुप जाता है। वो उसमें दब जाता है। तो ये नुकसान हो रहा है। तो आज हमको इतना ही कहना था। और आपको अगर कोई योगदान करना होगा, मैं लिंक दे दूंगा। कि यूएचओ भी इससे ही चल रहा है। यूएचओ का बहुत बड़ा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। ऐसे ही मॉडल है, चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है। हम तो देखते हैं नॉलेज, जो टैगोर ने कहा था ना, वे नॉलेज इज फ्री। तो नॉलेज फ्री होना चाहिए, पर अगर आप कुछ देंगे योगदान, तो हम थोड़ा और शोध कर सकते हैं। आज इतना ही था, धन्यवाद।